जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सो आप सभी को हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। बात करते हैं दोस्तों, ये टेस्ट है आपका सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस और समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट धे स्कूल ऑफ कंपटीशन यानी कि धे आईएएस की सीरीज है। ये सीरीज है इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये धे के हिसाब से T6 यानी कि छठा टेस्ट सीरीज है दोस्तों। इससे पहले की टेस्ट सीरीज भी हम करा देंगे, बट अभी मैं साइंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम वेटेज के हिसाब से टेस्ट कराने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कमियां हैं, जहाँ पे गलत होते हैं आंसर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो साइंस पढ़िए इस समय, साइंस के नोट्स बनाइए और उन्हीं को टेस्ट सीरीज लगाइए दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। देखो, क्वेश्चंस कहीं भी बेहतरीन हो ना हो, आप अपना इवेल्यूशन करते रहिए जहां से आपको लगता है, ठीक है। क्योंकि इवेल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो आप टेस्ट सीरीज लगानी ही पड़ेगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। डे की टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। पहले इंग्लिश में कंटेंट है, आप कहेंगे इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। मैं हिंदी में बताने वाला हूँ, चाहो तो मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, बट मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका कि विंड पावर में जो विंड एनर्जी होती है, जो विंड पावर है, उसमें ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम क्या है। क्योंकि विंड पावर से जो पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, जहां देखा होगा डेजर्ट वाले एरिया में है, समुद्र के आसपास वाले इलाकों में, जैसे सबसे ज्यादा विंड पावर कैपेसिटी कहाँ है, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, इस जगह पे है। तो विंड पावर में ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है दोस्तों, मैं बता दूं। ऊर्जा जो है विंड पावर में गतिज ऊर्जा में स्टोर होती है, गतिज ऊर्जा में वो चलती है, मूव ऑन करती है। फिर गतिज ऊर्जा से वो मैकेनिकल यानी कि काइनेटिक से यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल में, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज होती है। मतलब गतिक ऊर्जा, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा, उसके बाद विद्युत ऊर्जा आपको मिलती है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है दोस्तों। तो विंड पावर में, पवन ऊर्जा में जो है, हवाओं, जो हवादार जगह पर पवन चक्कियां स्थापित की जाती हैं, और वायु की जो, किसकी, एयर की जो गतिज ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और यांत्रिक ऊर्जा को जो जनरेटर्स होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनकी मदद से विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म, चेंज कर दिया जाता है। अतः ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम आपका गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा हो गया। लॉजिकल क्वेश्चन भी था, आप लगा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, विस्कोसिटी का क्वेश्चन है कि उनकी श्यानता के बढ़ते क्रम में, यानी विस्कोसिटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे कम, उसके बाद दोस्तों सबसे कम किसकी होगी, वायु की। सबसे कम वायु की होगी तो 3 आ गया। उसके बाद किसकी होगी, जल। जल के बाद किसकी होगी, खून। और सबसे ज्यादा जो होगा विस्कोसिट वो होगा शहद। यानी कि जो वायु, जल, खून और शहद, जो जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो शहद को लास्ट में रख दो, 314 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं थर्ड। पेंडुलम, जो पेंडुलम होते हैं, पेंडुलम घड़ियां शीतकाल में सुस्त हो जाती हैं। शीतकाल में इसका आवर्तकाल घट जाता है। शीतकाल में इसका आवर्तकाल घट जाता है। यहाँ पे बात है दोस्तों, ये आपका गलत है, क्योंकि पेंडुलम घड़ियां शीतकाल में सुस्त नहीं होती। आपने देखा होगा शीतकाल में दिन छोटे होते हैं, शीतकाल में वो सुस्त नहीं होती, तेज हो जाती हैं। पेंडुलम घड़ियां शीतकाल में तेजी से चलती हैं, क्योंकि इसका आवर्तकाल घट जाता है। यानी कि आवर्तकाल घटने से इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो सुस्त नहीं होंगी, वो कैसी हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। तो ए गलत हो गया और आर सही इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक का मुख्य संगठक एल्यूमिना है। एल्यूमिना क्या है दोस्तों, किसका मुख्य संगठक है, यह है रूबी का। क्या है, रूबी का एक मुख्य घटक है एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है Al2O3, ये एल्यूमिना होता है Al2O3। साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन Cr3+ आयन पाए जाते हैं, क्रोमियम आयन भी पाया जाता है। तो एल्यूमिना किसका घटक है, रूबी का। रूबी एक तरीके का चमकदार डायमंड जैसा कुछ, नीलम रूबी इस तरीके से होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो क्रोमेटोग्राफी तकनीक है उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसके लिए किया जाता है, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, किसी मिक्सचर से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी जो है उसका यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी जो होता है, इट इज ए केमिकल टेक्निक, ये केमिकल टेक्निक होती है फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स ऑफ कलर्ड केमिकल्स, यानी कि जो मिश्रण को पृथक करने की रासायनिक तकनीक है, जो रंगीन मिश्रण होते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। फोटोग्राफी में क्या यूज होता है, इमली में क्या यूज होता है, सोडा वाटर में क्या यूज होता है, अचार में क्या यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इमली में यूज होता है आपका
टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल यानी कि बी पर एक है, वो उनको एलिमिनेट कर लो पहले। मैं टेक्निक बता रहा हूँ, वैसे आप कर सकते हो। सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर में होता है, सबको पता होगा, कार्बोनिक अम्ल, यानी कि सी पर 3 आ गया। जहां पर बी पे 1 और सी पर 3 है, वही आपका राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 2 1 3 4। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल हो गया। फोटोग्राफी में हो गया आपका दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। हमेशा याद रखना, फोटोग्राफी में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, और इमली में हो गया टार्ट्रिक अम्ल, और सोडा वाटर में कार्बनिक, और अचार में आपका होता है एसिटिक अम्ल। अचार में और सिरका में क्या है? एसिटिक अम्ल यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा मूत्र में निकाल दिए जाते हैं, यानी कि मानव द्वारा मूत्र में निकाल दिए जाते हैं, वो विटामिन है विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो है मूत्र के द्वारा निकाल दिए जाते हैं दोस्तों। और जो विटामिन पानी में घुलनशील है, यानी कि बी और सी पानी में घुलनशील है, वहीं ए डी ई के क्या है? ये फैट में घुलनशील है, वसा में। तो विटामिन सी दोस्तों, जिसे एस्कॉर्बिक, मैं कलर चेंज कर दूं हल्का सा, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल की संज्ञा दी जाती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, जो जल में घुलनशील होता है। दैनिक आवश्यकता से अधिक होने पर, जो अगर आपने ज्यादा विटामिन सी लिया है तो विटामिन अवशोषित होने के साथ साथ संचित नहीं होता है, प्राय मूत्र द्वारा, यानी कि आपके यूरिन द्वारा ये शरीर से निकाल दिया जाता है, यूरिया की फॉर्म में, मतलब। नेक्स्ट बात करते हैं, पोषक पौधे यानी कि होस्ट प्लांट की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को क्या कहते हैं? जो कच्ची लाख होती है, जो होस्ट प्लांट से प्राप्त की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं ब्रूड लाख। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। पोषक पौधों की टहनी से प्राप्त होता है, उसे कहते हैं ब्रूड लाख। ये एक चिपचिपा, विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होती है, वैसा पदार्थ है जो लाख कीट के उदर ग्रंथियों से, किससे? उदर ग्रंथियों से स्रावित होता है, सीक्रेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तिल चट्टे के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। तिल चट्टे का रंग सफेद होता है, उनका जो ब्लड है, रक्त बात कर रहा हूं मैं, ब्लड है वो सफेद होता है। इसमें क्या है दोस्तों? बी इज द राइट आंसर, कि भाई तिल चट्टे का जो कलर है, वो ब्लड है, वो सफेद होता है। तिल चट्टे का जो ब्लड है दोस्तों, वो सफेद होता है, रेड नहीं होता है, क्योंकि तिल चट्टे के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है। ये बात गलत होगी, तो ए रॉन्ग हो गया, यानी कि सत्य कौन सा है? बी, क्योंकि इसका रंग लाल ना होकर सफेद होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ऑक्सीजन इसलिए नहीं लिया था कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तिलचट्टे में। ऐसा क्वेश्चन कभी भी अराइज हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। इसका जो रक्त है कैसा होता है? व्हाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें किस एक के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन को कहते हैं दोस्तों टैटोलॉजी। क्या कहते हैं? टैटोलॉजी। टैटोलॉजी कहा जाता है उपार्जित लक्षणों को, यानी कि जो उपार्जित लक्षण है उनको कहते हैं टैटोलॉजी। मैं और बता देता हूँ, बायोनोमी किसे कहते हैं? बायोनोमी में होता है दोस्तों जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। जो जीवन के नियम है, लाइफ से रिलेटेड नियम है, उनसे संबंधित अध्ययन होते हैं बायोनोमी में। ट्रोपोलॉजी की बात करूं, पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन होता है। और एंटोमोलॉजी में दोस्तों इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स किया जाता है एंटोमोलॉजी में। आई होप समझ रहे हैं। इंग्लिश में भी जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये अदरक, पुष्पकली, सलजम साग, लौंग, जड़, मटर, तना, तो कह रहे हैं कौन सा एक दूसरे से सुमेलित है दोस्तों? देखो अदरक आप देखते हो तने टाइप का होता है, तो अदरक पर आ गया तना, जहां पर 4 है उन्हें उनको रख लो, बाकी एलिमिनेट कर दो, तो बी और डी बचा। सलजम क्या होता है? सलजम एक तरह की जड़ है, तो बी पर क्या आ गया? 3, यानी कि 4 3 ओ, बिल्कुल कॉम्प्लीट। उसके बाद आ गया लौंग। लौंग आपको पता है पुष्प कली से होती है। मटर आपका क्या है? तना है दोस्तों। मटर क्या है आपका? तना। मटर तना हो गया, तो आंसर हो गया आपका डी, 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखो मटर साग होता है, तना हम पहली बात कर चुके हैं। लौंग पुष्पकली होगी, अदरक क्या हो गया? अदरक हो गया, अदरक तना हो गया, ठीक है, तो ये होगी साग, मटर साग होगी। तो 4 3 1 2 इज द राइट आंसर। अदरक तना हो गया, सलजम जड़ होगी, लौंग पुष्पकली होगी, मटर साग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। असत्य पूछ रहा है, यानी कि कौन सा रॉन्ग है? गुणसूत्रों की संख्या आयु के साथ परिवर्तित भी हो सकती है दोस्तों। कह रहे हैं बात सही है, बी इज द राइट आंसर, कि गुणसूत्र जो है उनकी संख्या आयु के साथ परिवर्तित भी हो सकती है। तो आंसर क्या है? बी। असत्य पूछ रहा है, ये गलत हो गया। असत्य पूछ रहा है, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हो गया बी। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर होती है, ये सही है। और गुणसूत्रों की संख्या आयु के साथ परिवर्तित नहीं हो सकती, यानी आयु के साथ तथा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है।
किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनी स्पीसीज रिमेन फिक्स एंड कांस्टेंट। सो नाउ आंसर इज बी। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में किसी कारण से खराबी आ जाए तो क्या होगा दोस्तों? पैंक्रियाज में खराबी आ जाए तो क्या होगा आपका? ये सभी बिल्कुल नहीं बनेंगे। देखो इंसुलिन पैंक्रियाज से आता है, ग्लूकागॉन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोमेटोस्टेटिन नहीं बनेगा। यानी कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन तीनों नहीं बनेंगे। उपरोक्त में से इनमें से कोई भी चीज नहीं बनेगी, क्योंकि अग्नाशय दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें पाचक एंजाइम तथा उसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से, बीटा सेल्स से ये इंसुलिन निकलता है। किससे? बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन निकलता है। याद रखना, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन निकलता है। अल्फा जो सेल्स है उनसे ग्लूकागॉन, तथा दोस्तों डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ये क्या है? ये तीनों हार्मोन है। तो सोमेटोस्टेटिन किससे निकलता है? सोमेटोस्टेटिन निकलता है किससे? सोमेटोस्टेटिन निकलता है डेल्टा कोशिकाओं से। डेल्टा जो सेल है उनसे निकलता है सोमेटोस्टेटिन। किससे? डेल्टा। इंसुलिन हो गया आपका बीटा कोशिकाओं से, ग्लूकागॉन हो गया अल्फा से, और सोमेटोस्टेटिन हो गया किससे? डेल्टा कोशिकाओं से। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारण से खराबी आ जाए तो ये हार्मोन्स का निर्माण क्या होगा? हार्मोन्स विल नॉट बी प्रॉपर्ली प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लेजर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? लेजर किसी वस्तु या उत्पाद पर जो बार कोड अंकित करने से, व्यवसाय पुण्य पढ़ने में, उड़ानों को संचालित व नियंत्रित करने में, खगोलीय दूरियों को मापने में, कैंसर व ट्यूमर के इलाज में। आंसर आपका चारों सही है कि लेजर का उपयोग किसी भी वस्तु के उत्पाद बारकोड के लिए, उड़ानों को संचालित नियंत्रित, खगोलीय दूरियां, कैंसर व ट्यूमर में, चारों चीजों के लिए लेजर का उपयोग किया जा सकता है गाइस। ठीक है, ठीक है। तो देखो लेजर क्या है? लेजर एक मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, कोहेरेंट एंड शार्प बीम ऑफ लाइट होता है जो प्राप्त किया जाता है, और ये यूज होता है आप ये अंकित करने में, बारकोड के में, ठीक है, पुनः पढ़ने में, मेमोरी डिस्क, सीडी में जो सीडी है, ठीक है, डीवीडी है, सी की तरह से संगीत लिखें, चलाएं व हटाए जाने में, ये सब में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, बड़ी दूरियां, खगोल दूरियों को मापन में, कैंसर, ट्यूमर, बड़े कैंसर हो गया, ट्यूमर के इलाज में। आंखों का रेटिना वाला देख रहे हैं आजकल, रेटिना का जो इलाज होता है वो इसी से, मस्तिष्क के ऑपरेशन लेजर से होते हैं। धातुओं को काटने में, ये जो मेटल्स हैं, धातुएं, इनको काटने में, जोड़ने में व उनमें छिद्र करने में किया जाता है। तो नाउ 14 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन, अपकथन और कारण की बात हो रही है। क्या है अपकथन और कारण? तो गहरा जल सदैव शांत होता है, ये कथन है। गहरा जल सदैव शांत होता है। आपने देखा होगा कि भाई गहराई में जाना शांत जल है, ये पूछा है कई बार, बताते हैं लोग बड़े बुजुर्ग। तो गहरा जल सदैव शांत होता है। वहाँ द्रव स्थैतिक यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अधिक होता है, बात सही है। तो कथन ए और कारण दोनों आर सही है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको मिस मत कीजिएगा। तो गहरा जल सदैव शांत होता है क्योंकि गहराई बढ़ाने पर, गहराई अगर बढ़ जाती है तो वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक जो होता है, हाइड्रोस्टैटिक यानी कि एचएस जिसे मैं बोलता हूँ, उसका दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अधिक होगा। बर्नौली की प्रमेय में ये समीकरण है बर्नौली का, उसके अनुसार जल का वेग कम होगा अर्थात जल शांत होगा। यानी कि उसकी वेलोसिटी अगर कम होगी जल की तो वो शांत होगा और अधिक गहरा होगा। ठीक है, दोनों कथन कारण सही है और आपका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ये निम्नलिखित जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके, यानी कि ये जीवाणु जो है बैक्टीरिया, अमोनिया को नाइट्रोजन को, जो अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदलते हैं। कौन कौन से इनमें से जीवाणु हैं दोस्तों? कौन कौन से हैं? ये है नाइट्रोसोकास, क्या है? नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोकोकस हो गया, और है क्लॉस्ट्रिडियम दोस्तों, क्लॉस्ट्रिडियम और नाइट्रोसोकोकस जो है, नहीं सॉरी, नाइट्रोसोमोनास है, 2 और 4, सॉरी गाइस। नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास क्या है? ये जो जीवाणु है अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट में बदल देते हैं। एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम नहीं करते, ये दोनों नहीं है। तो 2 और 4 इज द राइट आंसर, 2 और 4 राइट आंसर। नाइट्रीकरण जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो अमोनिया की जो नाइट्रोजन है, NH3 अमोनिया होता है, उसमें एक नाइट्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन होता है। अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करे नाइट्राइट में, किसमें? नाइट्राइट में बदल देते हैं। जैसे नाइट्रोसोकोस है, नाइट्रोसोमोनास है। जबकि मैं एजोटोबैक्टर, एक मिनट डिलीट कर दूं, एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम की बात करूं यहाँ पे, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रिडियम जो है, ये ऐसे जीवाणु है जिसमें वायुमंडल यानी कि जो एटमॉस्फेयर की स्वतंत्र नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र फ्री नाइट्रोजन
उनके नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की सामर्थ्य होती है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं ये दोनों, एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम। और नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास क्या करते हैं, ये NH3 यानी अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ब्राह्मी बूटी होती है दोस्तों, वो ऊपरी भूस्तारी होती है ब्राह्मी बूटी, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ब्राह्मी बूटी जो होती है वो क्या होती है, ऊपरी भूस्त्री होती है, यानी कि ये सही है, ये वाला सही है। जैसे ब्राह्मी बूटी हो गया, दूब घास हो गया, ये क्या है, ऊपरी भूस्तर पर, यानी कि ऊपरी भूस्तर पर। स्ट्रॉबेरी क्या होती है, जैसे अरबी है या स्ट्रॉबेरी है, क्या होते हैं, ये स्टोलोन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जलकुंभी। जलकुंभी क्या है, ये जलकुंभी जो है ये स्तंभसूल नहीं होती है, स्तंभसूल नहीं होती है जलकुंभी, क्योंकि जलकुंभी भूस्थारी होती है, पिस्टिया और जलकुंभी। तो सी क्या है, सुमेलित नहीं है। पुदीना क्या है, अंतः भूस्थारी है, पुदीना हो गया क्या है, अंतः भूस्थारी। गुलदाउदी, सेवंती, ये सब क्या है, ये सब भूस्थारी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन कई बार छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में नहीं पता हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं, पेशी कोशिकाओं के संबंध में सही कथन पर विचार करना चयन कीजिए। मनुष्य में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं। जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने एवं अंगों को हिलाने की क्षमता पेशी ऊतक के कारण होती है। पेशी कोशिकाएं भ्रूण के मिसोडर्म से बनते हैं। अपवाद स्वरूप आंखों की आइरिस व सिलेरी काय की पेशियां जो होती हैं वो भ्रमण के एक्टोडर्म से बनती है। कौन सा सही है दोस्तों, चारों सही है, चारों सही है। कि मनुष्य में जो 639 जो पेशियां वो पाई जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पेशी ऊतक कारण होते हैं। पेशी कोशिकाएं भ्रूण के मिसोडर्म से बनती हैं। अपवाद स्वरूप आंखों की आइरिस व सिलेरी काय की पेशियां भ्रमण के एक्टोडर्म से बनती हैं। गॉट इट, ये होता है आपका आंसर। आंसर इज सर्वाधिक जो पेशियां वो पीठ यानी कि कितनी पीठ में होती हैं, 180 पेशियां, कितनी 180 पेशियां, 180 पेशियां पीठ में होती हैं। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है आपका, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी चेक कर लो क्या है, इंग्लिश में भी आप देख लो। यकृत यानी कि लिवर के संबंध में बातें हो रही हैं। यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, यकृत में आवश्यकता से अधिक यानी कि जो लिवर में यानी कि आवश्यकता से अधिक शर्करा व कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं, ये याद रखना शरीर। नेक्स्ट है, शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित करता है, यानी कि अगर शरीर में शर्करा की कमी है तो क्या करेगा, यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित करता है। तो ये आंसर हो गया आपका ए, तीनों ही कथन सही है, तीनों ही कथन क्या है, सही है, ई इज द राइट आंसर। देखो जो यकृत है उसके मुख्य कार्य मैं बता देता हूँ। इससे निकलने वाला जो पित्त रस है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, तथा भोजन के अम्लीय माध्यम को कैसा बनाता है, वो क्षारीय बनाता है, बात सही है। पित्त रस बैक्टीरिया इत्यादि को नष्ट करता है, ये बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, नष्ट कर देता है, ठीक है। यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा व कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। शरीर को जरूरत पड़ने पर यह पुनः ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन से संश्लेषित करता है, किससे, प्रोटीन से संश्लेषित करता है, यानी कि द लिवर सिंथेसाइजेज द देम फ्रॉम प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट, यकृत जो है लिवर प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल की अमीनो में जो यकृत है यानी कि वो प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल की अमोनिया में विघटित होता है, यानी कि वो टूट जाता है, जो बाद में पुनः यूरिया में परिवर्तित कर दी जाती है। यकृत में फाइब्रोजिन, यकृत में एक तो फाइब्रोजिन याद रखना, फाइब्रोजिन एंड प्रोथामिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण होता है दोस्तों। जो फाइब्रोजिन है, फाइब्रोजिन, प्रोथामिन, ये जो दोनों क्या है, प्रोटीन है, और इनका संश्लेषण कहाँ होता है, ये यकृत यानी कि लिवर में होता है। कितनी सारी चीजें मैंने लिवर से रिलेटेड बताई हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, मिस मत कीजिए। निम्नलिखित में से किस एक पौधे से अफीम प्राप्त की जाती है, ये पेपिवर सेमिनिफेरम से, पेपिवर सेमिनिफेरम नामक पौधे से अफीम प्राप्त किया जाता है दोस्तों। वहीं कॉफिया अरेबिका से कॉफी, यहाँ से इससे कॉफी प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आमाशय रस की बात करें, आमाशय रस की बात करें, इससे HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक निकलता है, सही है आमाशय रस से। वहीं कोशिका की अचल संपत्ति,
कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को हो जाता, यही गलत है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है कोशिका की अचल संपत्ति। पित्त की उत्पत्ति होती है बाइल, यकृत, लिवर से। खट्टा दूध होता है लैक्टिक एसिड। कोशिका की अचल संपत्ति प्रोटीन नहीं, न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। पीलिया रोग में वृक्क यानी कि कोशिकाएं, वृक्क की कोशिकाएं, किडनी की कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा तथा नेत्र पीले पड़ जाते हैं। कारण सही है, कथन गलत है। कथन क्यों गलत है? ए गलत है, आर सही है। देखो कथन क्यों गलत है, पीलिया में यकृत की कोशिकाएं रुधिर से, किसकी? यकृत की कोशिकाएं, वृक्क की नहीं। लिवर में होता है पीलिया, आपको पता होना चाहिए, लिवर यकृत में, यकृत की कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, और ये सारी कहानी जो मैंने बताई वो घटित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हर्पेटोलॉजी क्या है? हर्पेटोलॉजी दोस्तों क्या है बताइए? हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी होती है उभयचर सरीसृपों का अध्ययन, यानी कि हर्पेटोलॉजी में सांपों का भी अध्ययन किया था। तो 2 और सब एलिमेंट कर दो, देखो हो गया 2 1 3 4। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में होता है फूलों का अध्ययन। एंटिमोलॉजी ऊपर बताया कीटों का अध्ययन, इंसेक्ट्स। और एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन। आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिका का प्राणदायक पदार्थ है? कौन सा एक कोशिका का प्राणदायक पदार्थ है? ये होता है जीव द्रव्य, जिसे कहते हैं जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। इसका सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? जोहान्स पुरकिंजे ने। जोहान्स पुरकिंजे ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, किसका? प्रोटोप्लाज्म का, जीव द्रव्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जोहान्स पुरकिंजे, जोहान्स पुरकिंजे ने। ठीक है, ये क्या है? कोशिका का प्राणदायक पदार्थ होता है। नेक्स्ट, मानव कंकाल में निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करती है? पसलियों, रिब्स को जोड़ने का काम करती है। रिब 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 रिब, RIB, ये करती है दोस्तों स्टर्नम। स्टर्नम जो है रिब्स यानी पसलियों को जोड़ने का काम करती है। स्टर्नम पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्यतः होता है, कहाँ होता है? आमाशय में। कहाँ होता है? आमाशय में, नहीं छोटी आंत में। छोटी आंत में। गलत आंसर नहीं देना आपको, गलत आंसर दे रहे हो आप। 26 का सही, छोटी आंत में। पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होकर अंतिम रूप से छोटी आंत में संपन्न होती है। पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होता है जीरो पैथेलमिया। क्या होता है? जीरो पैथेलमिया। विटामिन B2 की कमी से होता है क्लोसिस, जिससे होठ वगैरह फट जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से होता है घातक रक्तहीनता, यानी कि एनीमिया की कमी, खून की कमी, एनीमस हो जाता है। और विटामिन ई से चर्म रोग नहीं होता। ये टोकोफेरॉल होती है, विटामिन होती है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन क्षमता, यानी कि जनन क्षमता, रिप्रोडक्शन में कमी, जननांग तथा पेशियां यानी कि जो मसल्स में कमजोरी आ जाती है, ऐसे रोग होते हैं। ठीक है, चर्म रोग नहीं होता है, चर्म रोग नहीं होता है, चर्म रोग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन ई से नहीं होता है। विटामिन ए से जीरो पैथेलमिया, विटामिन B12 क्लोसिस, और विटामिन B12 वो B2 से क्लोसिस, B12 से घातक यानी कि एनीमिया। इंग्लिश में ही पढ़ लो। एक्सटिंग्विशर में क्या यूज होता है? एक्सटिंग्विश में क्या यूज होता है दोस्तों? जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। वेब्स में कौन सा होता है? इस तरह से इंग्लिश में आप पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन एक अग्निशामक है? पहले भी बात की है, यह कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अग्निशामक है, फायर एक्सटिंग्विशर है दोस्तों। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती हैं? दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें आपकी सूच माइक्रोवेव। कौन सी? माइक्रोवेव। दूर संचार के लिए माइक्रोवेव्स आर यूज इन द टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स यूज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा सही है? धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं एवं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। बात इसमें बहुत कायदे की लग रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, पारा धातु है, इसलिए साधारण ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। पारा साधारण ताप पर लिक्विड अवस्था में होता है। तो धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं, ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर लिक्विड द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेकंड गलत, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए इज ओनली द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, LSD क्या है? LSD आपने सुना होगा, पिक्चर्स मूवी में देखा होगा। इसके बारे में एक असत्य कथन पूछ रहा है, क्या है? इनकरेक्ट। यह एक विभ्रमी पदार्थ है। ये एक क्या है? विभ्रमी पदार्थ है। विभ्रमी कैसा होता है? यानी कि विभ्रमी होता है एक तरीके से हेल्यूजोनिक, यानी हेल्यूसिनेट करता है, यानी कि आपको हेल्यूसिनेशन में पहुंचा देता है। यह प्रोटोजोआ से प्राप्त किया जाता है। यह प्रोटोजोआ से प्राप्त किया जाता है, नहीं। बी इज द राइट आंसर। ये एक विभ्रमी पदार्थ है, यानी कि LSD होता है लिसर्जिक एसिडिक डाइएथिलामाइड। क्या होता है? LSD एस होता है लिसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड। ये एक विभ्रमी यानी कि हेल्यूसिनोजेनिक सब्सटेंस है, और ये क्लेविसेट्स पेस्टफ्लाई नामक कवक से, फंगस से प्राप्त होता है। याद रखना, फंगस से, फंगी, कवक से,
ये एक कवक से प्राप्त होता है LSD। कवक का नाम है क्लेवीसेप्स, लिख दूं CLAVI क्लेवीसेप्स, पैसेपली, ठीक है, पैसेपली PASPLI से जो कवक है फंगस है उससे प्राप्त होता है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। बी इज द राइट हो गया। असद पूछ रहा था रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो द्रव्यमान संख्या में 4 की तथा परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगी और रेडियो एक्टिव परमाणु से अल्फा कण निकलने पर उसके द्रव्यमान में 4 और परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाएगी। नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट 33 की बात करते हैं। 33 क्या है, सेरिब्रम पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, सेरिब्रम पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति व स्मरण शक्ति का केंद्र है। सेरिब्रम की बात हो रही है, बी इज द राइट आंसर, कौन सा सही है। सेरिब्रम तथा इसे बोलते हैं डाइएनसेफेलिन, क्या बोलते हैं डाइएनसेफेलिन, ये दोनों ही सेरिब्रम और ये जो डाइएनसेफेलिन क्या है, अग्र मस्तिष्क का है, क्या अग्र वाले का। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत, दूसरा आंसर, सेकंड इज राइट आंसर। सेरिब्रम जो होता है बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस, चेतना शक्ति कॉन्शियसनेस, स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी की बात करता है। ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त संश्लेषण और परिणाम का समन्वय होता है। ये एक ऐच्छिक विषयों को समुचित प्रक्रिया हेतु संवेदना प्रसारित की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 34, सूची 1 और सूची 2, उच्च वर्ग की बात करें, उच्च वेग की। 34 उच्च वेग होता है दोस्तों, क्या है उच्च वेग, मैक को कहते हैं। तरंग दैर्घ्य आपकी एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। दाब आपका पास्कल में, ऊर्जा आपकी जूल में। आंसर इज 2413 इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट बात करते हैं अनुक्रमण की जो विभिन्न प्रक्रिया में न्यूडेशन से तात्पर्य है। अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन की विभिन्न प्रक्रिया में न्यूडेशन से तात्पर्य क्या है, देखो अनुक्रमण की विभिन्न प्रक्रिया में न्यूडेशन होता है नवीन समुदाय के आगमन हेतु खाली स्थान, नवीन समुदाय के आगमन हेतु खाली स्थान की प्राप्ति, खाली स्थान प्राप्त करने की प्रक्रिया को न्यूडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूडेशन कहते हैं। यानी कि न्यूडेशन प्रोवाइडिंग फ्री स्पेस फॉर द अराइवल ऑफ द न्यू कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट 36 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गुच्छ शीर्ष रोग केला में होता है, कौन सा सुमेलित नहीं है, गुच्छ शीर्ष रोग केला में होता है, ये बात सही है। उक्टा रोग अरहर में हो सकता है, लाल सड़न रोग गन्ना में, आरओ एआरओ में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से। और कोली रोगा रोग आम में नहीं होता, कोली रोगा रोग आम में नहीं होता। कोली जो रोगा रोग है वो अखरोट, सुपारी यानी कि जो हार्ड चीजें इन सभी में पाया जाता है, कोली रोगा अखरोट और सुपारी में। और लाल सड़न गन्ना में, उक्टा अरहर में, और गुच्छा शीर्ष रोग केला में होता है, गुच्छा शीर्ष रोग गन्ना में होता है। इंग्लिश में देखो, पढ़ लो, आप मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ लो। नेक्स्ट बात करते हैं 37, मैंग्रोव पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है मैंग्रोव में दोस्तों, ये है श्वसन मूल पाए जाते हैं वहां पर। मैंग्रोव पौधों में निमोटोमॉर्फ कहते हैं, निमोटोफोर्स रूट्स पाए जाते हैं मैंग्रोव प्लांट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं लिकोमिया, रक्त कैंसर में क्या हो जाता है, डब्ल्यू यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। WBC में क्या है, WBC की संख्या बढ़ जाती है लिकोमिया, जिसमें रुधिर व श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाना लिकोमिया कैंसर कहलाता है। मानव गतिविधियों से प्रवर्तित पर्यावरण कहलाता है, जो मानव गतिविधियों से मिलकर बनता है वो होता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंट। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, ये कहाँ पर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है दोस्तों। और 1977 में 1977 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, उपकरण और ऊर्जा रूपांतरण, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, नहीं उल्टा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में। तो सी क्या है, सी राइट आंसर, यानी कि सी इसका आंसर है जो असत्य पूछ रहा है, यानी कि सी गलत हो गया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं 42 पे आ जाओ। उपकरण और उसके आविष्कारक की बात करते हैं। पनडुब्बी का आविष्कार किया दोस्तों किसने, डेविड बुस्नेल ने। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया, डेविड बुस्नेल ने किया, डेविड बुस्नेल ने किया पनडुब्बी का आविष्कार। दूसरा रडार का किया रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने, याद रखना। पनडुब्बी का किया डेविड पनडुब्बी, डी मतलब डेविड बुस्नेल ने, रडार मतलब रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने। टैंक का आविष्कार किया सर अर्नेस्ट स्वीटन ने। मशीन गन सर जेम्स पकल ने। आंसर इज 1, 2,
43 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 43 पे आ जाओ। ग्रेविमीटर होता है दोस्तों। ग्रेविमीटर क्या है? इसके द्वारा पानी की सतह पर तल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ग्रेविमीटर होता है। ग्रेविमीटर से इसके द्वारा पानी की सतह पर जो सरफेस है वहां उसके तल पर क्या है? पानी की सतह पर तल की उपस्थिति, तल है कि नहीं, इसका पता लगाया जाता है। हाइड्रोमीटर क्या है? इस उपकरण से द्रवों यानी जो लिक्विड की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से समुद्र में व्याप्त सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। क्या है? कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों? 43 का सी नहीं है। हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल की, दोस्तों समुद्र में नहीं, वायुमंडल यानी कि एटमोस्फेयर में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। बाकी ये सारे सही। हाइड्रोफोन क्या है? इसकी सहायता से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। हाइड्रोफोन हो गया दोस्तों। देखो ग्रेविमीटर हो गया, इसके द्वारा पानी की सतह पर तल की उपस्थिति का पता लगाना। हाइड्रोमीटर, इसके उपकरण से द्रवों की आपेक्षिक घनत्व। और इसके बाद हाइग्रोमीटर हो गया। हाइग्रोमीटर हो गया, इसकी सतह से समुद्र में व्याप्त नहीं, ये एटमोस्फेयर में व्याप्त सापेक्षिक आर्द्रता पता लगती है। हाइड्रोफोन, इसकी सतह से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। नेक्स्ट, असत कथन की पहचान करिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है दोस्तों? होता है आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आयनन ऊर्जा आधुनिक आवर्त श्रेणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? कौन सा नहीं है? इंपोर्टेंट है। कोरंडम, फेल्सपार, काओलिन और फ्लोरोस्पार। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 45 का डी। डी क्या है? 45 का डी। जो फ्लोरोस्पार है ये कैल्शियम का अयस्क है। किसका? कैल्शियम का। ये कैल्शियम का अयस्क है फ्लोरोस्पार। जबकि कोरंडम, काओलिन और फेल्सपार ये एल्युमिनियम के अयस्क हैं। और फ्लोरोस्पार किसका है? ये है आपका कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का अयस्क है दोस्तों। एल्युमिनियम के कुछ और अयस्क बता देता हूँ। ये है बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट। उसके बाद हो गया कोरंडम, फेल्सपार, काओलिन हो गया, केओलाइन और क्रायोलाइट हो गया। क्रायोलाइट भी होता है इसका, ठीक है। और एलोनाइट हो गया, एलुनाइट। क्रायोलाइट हो गया, एलुनाइट हो गया। ये किसके? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 46 पे आ जाओ। ये देख लो, इंग्लिश में देख सकते हो तो पॉज करके देख सुना। टार्ट्रिक अम्ल होता है देखो इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल होता है किसमें? किसमें होता है बताइए? टार्ट्रिक अम्ल हो गया इमली और अंगूर में। ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। 2-1 पर है, बाकी सब एलिमिनेट कर दो। ए इज द राइट आंसर। टार्ट्रिक अम्ल हो गया इमली, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया टमाटर में। मेथोनोइक अम्ल होता है बिच्छू के डंक, मेथोनोइक अम्ल बिच्छू के डंक में। चींटी के डंक में भी होता है मेथोनोइक। और ब्यूटेरिक अम्ल में होती है दुर्गंध युक्त मक्खन। मेथोनोइक अम्ल होता है दोस्तों। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है दोस्तों? कौन सी पाई जाती है? आर्गन। आर्गन पाई जाती है। उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जिनॉन, ठीक है। ये अक्रिय गैस हैं। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से, यानी कि क्रिप्टॉन, आर्गन और जिनॉन, ये क्या है? ये मुक्त रूप से पाई जाती हैं। रेडॉन को छोड़ दिया जाए। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व एलिमेंट है। इसका उपयोग रेडियो थेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में, रेडॉन का कैंसर के इलाज में रेडियो थेरेपी के रूप में इसका यूज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 48, सेब है दोस्तों रोजेसी कुल का। मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे आता हूँ। सेब रोजेसी कुल का है, ये दोनों एलिमेंट हो गए। संतरा रोटेक्सी यानी कि 2-3-1 हो गया, यानी कि अच्छा दोनों बहुत नेक टू नेक चल रहा है। टमाटर सोलनेसी हो गया, टमाटर सोलनेसी और सलजम क्रोसीफेरी। तो आंसर हो गया आपका 48 का ए, 3142। यानी कि सेब रोजेसी कुल का है, संतरा रोटेक्सी का, टमाटर सोलनेसी का और सलजम क्रूसीफेरी कुल का है, ठीक है। नेक्स्ट 49 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वार्ट रोग कहाँ होता है? वार्ट रोग होता है दोस्तों, वार्ट रोग आलू में होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 49। वार्ट रोग क्या है? एक आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बनाता है, जिससे कई बार आलू सड़ जाता है। तो वार्ट रोग इंपोर्टेंट है, ये आते हैं आलू में होता है। टिक्का रोग, मूंगफली की पत्ती के दोनों सतह पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं, वहां मूंगफली, यानी कि 1 और 2 इज राइट। तो एलिमिनेट कर दो, कौन सा सम्मिलित नहीं है? जिसमें 2 है ये एलिमेंट, 3 और 4 बचे। स्मट रोग दोस्तों, स्मट रोग बाजरा फसल में होता है, ज्वार में नहीं। तो स्मट बाजरा में हो गया, बाजरा की फसल में स्मट रोग होता है। वहीं इरगाट होता है किसमें? राई में। इरगाट का रोग, इर मतलब राई, रा मतलब राई। इरगाट रोग राई फसल से संबंधित है, समझ गए? इरगाट का रोग राई से। आंसर इज डी। नेक्स्ट बात करते हैं 50, अग्नाशय रस
एक अम्लीय रस है जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम से बना होता है। जठर रस एक क्षारीय रस है, इसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा कथन असत्य है? दोनों असत्य है, दोनों ही असत्य हैं। अग्नाशय रस एक क्षारीय रस है, अम्लीय नहीं है। पहली बात तो यहाँ गलत हो गया, ये गलत हो गया। अग्नाशय रस एक क्षारीय रस है जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस जो है एक अम्लीय रस है, उल्टा कर दिया। जठर रस एक अम्लीय रस है जिसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, जो प्रोटीन को ट्रांसलेट करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किया जाता है? बीएमडी, बॉन मिनरल डेंसिटी होता है ये। बीएमडी का मतलब है बॉन मिनरल डेंसिटी, इसकी पहचान की जाती है इस टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र है, यानी कि कोई घूमती वस्तु है उसकी मापने वाला यंत्र है टैकोमीटर। क्या कहते हैं? टैकोमीटर। टैकोमीटर से किसी वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, उसकी माप की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दृश्य वर्ण क्रम में तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में रंगों की कौन सा क्रम सही है? दृश्य वर्ण क्रम में, दृश्य वर्ण क्रम मतलब विजुअल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं मैं। विजुअल स्पेक्ट्रम में कौन सा क्रम सही है दोस्तों? देखो, सबसे पहले बैंगनी, उसके बाद नीला, बैंगनी और नीला है जहां पर, उसको हटा दो सब, बैंगनी, नीला, पीला, लाल। यानी कि बात करें बैंगनी सबसे पहले वेवलेंथ के हिसाब से सॉरी, वॉयलेट हो गया, ब्लू, येलो और रेड सॉरी गाइस, तो बैंगनी हो गया, नहीं वॉयलेट, ब्लू, येलो, रेड। ये क्या है? दृश्य वर्ण क्रम में तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में, लैम्डा के बढ़ते क्रम में। देखो यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में भी। नेक्स्ट आ जाओ, पैराफिन किसका उत्पाद है? पैराफिन किसका उत्पाद है? पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का। ए इज द राइट आंसर। ये क्या है? राइट आंसर है ये। पैराफिन जो है पेट्रोलियम परिशोधन का उप उत्पाद है। क्या है? बाई प्रोडक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से कीट बच्ची पौधों के उदाहरण है? ड्रोसेरा, नेफेंथिस या यूट्रिकुलरिया। तीनों ही लग रहे हैं मुझे, ये तीनों ही क्या है? कीट बच्ची पौधे हैं। ड्रोसेरा हो गया, नेफेंथिस और यूट्रिकुलरिया। निम्नलिखित धातुओं को विद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी उनकी जो विद्युत चालकता है, क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सबसे ज्यादा सिल्वर में होगी 3 नंबर 1 पे, बाकी के सब एलिमिनेट कर दो। उसके बाद तांबा में होगी, चांदी के बाद तांबे के देखा होगा कॉपर, कॉपर यानी कि 1, आंसर है सी। उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद टंगस्टन में सबसे कम किसमें? टंगस्टन, यानी कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और टंगस्टन, ये रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्या? कंडक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूट्रोफिल्स एवं लिम्फोसाइट्स का उद्गम स्थल है? कौन सा है? यह अस्थिमज्जा, बोन मैरो। नॉट टॉकिंग अबाउट बोन मैरो की बात हो रही है। बोन मैरो इज सॉफ्ट एंड द स्पंजी पार्ट प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ द बॉडी इन विच ब्लड इज फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड इज फॉर्म, खून बनता है। और न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट का उद्गम यहीं से होता है, बोन मैरो से। इंसुलिन के बारे में असत्य कथन बताना है। यह लैंगरहैंस की दीपिका की गामा नहीं, बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसके अतिश्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा इनमें से असत्य पूछ रहा है? असत्य की बात हो रही है इस, तो एक असत्य हो गया, ये बी वाला सही है, क्योंकि वो बीटा कोशिकाओं से निकलता है। किससे? इंसुलिन एक हार्मोन है, बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और मधुमेह हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट 58। ठीक है, असत्य पूछ रहा है, नहीं अतिश्रावण से नहीं। देखो कंफ्यूजन था यहाँ, अल्प श्रावण से दोस्तों, अल्प है ये, तो ये भी गलत हो गया, मैंने गलत बता दिया, सॉरी। यानी कि जब ये कम मात्रा में पहुंचता है तो डायबिटीज होता है। अल्प श्रावण से यानी कि इसका क्या होता है? जब इसका अल्प यानी कि होता है जो स्केंटी सीक्रेशन है, बहुत कम सीक्रेशन होता है, उससे डायबिटीज कॉज होता है। डायबिटीज अतनी अल्प, तो ये आंसर दोनों ही गलत है, यानी कि सी। सॉरी 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 गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, 59 पे आ जाओ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है दोस्तों? ये है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा जो फैट है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही है। वसा की तुलना में, फैट की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कह रहा है कौन सा सही है? 59 का दोस्तों ए सही है, ए वाला सही है। ये बार कई क्वेश्चन आए, शरीर की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट तथा वसा दोनों ही मुख्य सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। केवल कथन एक सत्य है, सही पूछ रहा है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होता है? क्या है? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, जबकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें वसा की समान मात्रा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से नहीं, हमें वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, यानी कि फैट से
ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो दूसरा गलत हो गया। समझ रहे हैं? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा असत्य है? 60 पे आ जाओ। हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। ठीक है, आहारी रेशे हमारे शरीर के कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। दूसरा कौन सा? असत्य। दोनों ही सत्य, यानी कि दोनों सत्य हैं। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों द्वारा तथा जल वाटर की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में आहारी रेशों में पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से, प्लांट के प्रोडक्ट से होती है। मुख्यतः खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां आदि आदि। आहारी रेशे हमारे शरीर की कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। ये बिना पचे भोजन के बाहर निकलने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 क्या है? 61 है आपका सीडोमोनास सोलेनसिएरेम नामक जीवाणु निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? क्या है दोस्तों? सीडोमोनास होता है बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग, याद रखना। सीडोमोनास सोलेनसिएरेम में ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग। 61 का ए, बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग आलू को शिथिल रोग है। बंची टॉप ऑफ बनाना, ये किसका है? ये रोग है आपका बंची टॉप ऑफ रोग किसका है? केले में होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, एक कॉटन में होता है। पोटैटो मोजेक रोग, ये किसमें होता है? पोटैटो में मोजेक रोग होता है। और तंबाकू में, टोबैको में भी होता है। गॉट इट? तो ये ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होती हैं। किस पर? सीजियम संक्रमण पर आधारित होती हैं। अवतल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। कौन सा सही है? दूसरा गलत है, ई सही है। परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है, इज द राइट आंसर। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की और लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। और दोस्तों ये आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 63 इंग्लिश में आप देख सकते हो। 63 पे देखो, स्पीड से कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। आप रिवीजन करते रहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको बहुत बेहतर लगाएगा। कौन सा एक वायुमंडलीय दाब की कमी का उदाहरण नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो वायुमंडल में कमी हो जाने पर उसका उदाहरण नहीं है? कौन सा है? 63 का देखो, पहाड़ों पर खाना देर से पकना, ये उसका उदाहरण नहीं है। तो पहाड़ों पर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे आप तो वायुमंडल का जो दाब है एटमॉस्फेयर, उसमें कमी होती है। वायुमंडल के दाब में कमी होती है। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से 100-110 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर, या आप 110 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां लगभग 1 सेंटीमीटर जो है आपका दाब जो है गिरेगा। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, दोस्तों ये केस का कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है। ठीक है, इसका वायुमंडल दाब से कोई संबंध नहीं है। और वायुमान में बैटरी यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का करना, ये ग्रेविटी का उदाहरण है। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, ये भी क्या है? प्रेशर का उदाहरण, प्रेशर का। ठीक है, बट पहाड़ों पर खाना देर से पकना, ये किसका उदाहरण है? वायुमंडलीय दाब का कारण नहीं है। ये तीनों चीज क्या है? दाब और ग्रेविटी से रिलेटेड तीनों चीजें। ये लेकिन कैपिलरी एक्शन से भी है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा, डी इज द राइट आंसर। पहाड़ों पर ये भी यार, ये भी तो प्रेशर की वजह से होता है। मैं क्या बता रहा हूँ यार, आप क्या सुन रहे हो यार, गलत हो रहा है सब। डी 63 में डी, देखो डी, ये लालटेन का बत्ती में ये कैपिलरी एक्शन है ना, ये पूछा वायुमंडलीय दाब का उदाहरण नहीं है, मुझे लगा है। तो पहाड़ों पर खाना देर से पकना, ये भी उदाहरण है एटमॉस्फेयर का। ये ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर का, अधिक ऊंचाई पर नाक में खून आना, तीनों ही एग्जाम्पल वायुमंडलीय दाब के हैं। ठीक है, नेक्स्ट 64 आ जाओ। 64 पे आ जाओ, क्या है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा? रिवॉल्वर का आविष्कार किया कोल्ट ने, ट्रांजिस्टर को बनाया साकले ने, टेलीविजन जेएल बेयर ने, ट्रांजिस्टर को बनाया सॉकले ने, और मशीन गन कार्ल बेंज ने नहीं। मशीन गन का आविष्कार किया जेम्स पकल ने, जेम्स पकल ने इसका आविष्कार किया। कार्ल बेंज ने क्या बनाया था? कार्ल बेंज ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया। कार्ल बेंज ने पेट्रोल से चलने वाली कार का आविष्कार किया। ठीक है, ये सही हो गया। नेक्स्ट 65 की बात करने वाले हैं। 65, ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों संयोजन की पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं। मरकरी गैस उसमें भरी होती है, बात सही है, जिसमें दोलन के परिणामस्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। कौन सा? अल्ट्रावायलेट। ट्यूबलाइट में दोनों पोल्स पर इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, बात सही है, और एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, क्योंकि ए आर दोनों सही है। आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वजह से ऐसा होता है, गमन करते हैं, बात सही है, इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मरकरी गैस के अणुओं को टकराकर यह पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न तो करता है, बात सही। चूंकि मनुष्य का आंख इस विकिरण को देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए शीशे का ट्यूब का एक प्रतिदीप्त पदार्थ से, एक देखो व्हाइट कलर का, वो प्रतिदीप्त प्राप्त होता है। फ्लोरिसेंट मटेरियल से इसको
क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, लेप दिया जाता है, ठीक है, जिससे वहां पर क्या होता है, एक व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्या है, ए राइट आंसर, क्योंकि नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बात करते हैं, 66 पे आ जाओ। सूची एक को मिलाना है सेब में। देखो सेब में क्या होता है, सेब में होता है मैलिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड यानी कि 4 हो गया, 4 जिस पे उनको हटा लो। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में होता है कार्बनिक अम्ल, सिरका में होता है आपका, खट्टे दूध में लैक्टिक होगा, सिरका में एसिटिक अम्ल हो गया। तो मिला लो आप 4 1, तो बी इज द राइट आंसर, 4 1 2 3 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 67, क्लोरीन गैस की खोज किसके द्वारा की गई थी, क्लोरीन गैस की खोज कार्ल कार्ल विलियम सीले के द्वारा, कार्ल विलियम सीले के द्वारा 1774 ईस्वी में की गई थी। क्लोरीन गैस की खोज दोस्तों किसके द्वारा, कार्ल विलियम सीले, कार्ल विलियम, क्लोरीन एक हैलोजन तत्व है, इसकी खोज 1773 में यानी कि 74 में जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन स्वीडिश साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था कार्ल विलियम सीले ने की थी, ठीक है। वहीं वैज्ञानिक इसकी हम्फ्री डेवी की बात करूं, इन्होंने क्लोरीन नामक दिया, इसे क्लोरीन नाम दिया किसने, इन्होंने, हम्फ्री डेवी ने। खोज किसने की, कार्ल विलियम सीले ने दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो इरिप्सिन क्या है, यह पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, इरिप्सिन ये सही है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, सही है। सुक्रेज जो है दोस्तों, ये सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है, यही मात खा गया इंडिया, सुक्रोज को ग्लूकोज में नहीं बदलता, सुक्रेज एंजाइम जो है, सुक्रोज को फ्रक्टोज में, किसमें, फ्रक्टोज में बदलता है सुक्रेज एंजाइम। अतः सारे युग और सारे युग सही है। लाइपेज बसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, इरिप्सिन दोस्तों, यह पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में चेंज करता है, बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। सुक्रेज जो है सुक्रोज को किसमें, ग्लूकोज में नहीं, फ्रक्टोज में चेंज करता है। लाइपेज वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। 69 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वृक्क के कार्यों के अंतर्गत आते हैं, कौन से हैं, सभी आते हैं दोस्तों। यह रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता, जो किडनी की बात कर रहा हूँ, वृक्क मतलब किडनी, ये रक्त में, ब्लड में हाइड्रोजन की आयन सांद्रता यानी कि पीएच का नियंत्रण करता है। रक्त में परासरणी दाब को नियंत्रण करता है। शर्करा अमीनो अम्ल आदि अधिशेष भाग का निष्कासन भी यही करता है। तो सारे आंसर सही है, सारे आंसर सही है, ऑल जो है सही है दोस्तों किडनी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ, इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट 70 पे क्या है, नेक्स्ट 70, अल्फा अल्फा लिनोलेनिक वसीय अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं। अल्फा लिनोलेनिक वसीय अम्ल होते हैं दोस्तों, वो मानव स्वास्थ्य के लिए से ओमेगा 3 वसीय अम्ल है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ये क्या मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इज वेरी बेनिफिशियल। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार का नहीं, मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती, यानी कि दे कैन नॉट सिंपली सिंथेसाइज इसेंशियल फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाती हैं दोस्तों, बाकी ये कर लेती हैं। तो दोनों क्वेश्चन क्या है, असत्य। कर असत्य कौन सा है, असत्य है दोनों, 1 और 2 असत्य। नेक्स्ट बात करते हैं 71 पे, जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। जो परजीवी हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, इनमें से कुछ नहीं कहते, इनमें से कोई भी नहीं है। जो परजीवी है उन्हें पैरासाइट कहा जाता है, पैरासाइट, इन्हें पैरासाइटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी, पैरा भाई ये चौकोर बना दो तुम इसको, पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है, इसको पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी होता है विषाणुओं का अध्ययन, मिर्मेकोलॉजी होता है, मिर्मेकोलॉजी में चींटियां, आंट, चींटियों का अध्ययन, और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये यौगिक है और उपयोग है। अमोनिया का उपयोग रेन बनाने में, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में, सल्फर का सिंदूर बनाने में, कौन सा दोस्तों सही नहीं है, 72 का डी इज द राइट आंसर, सुमेलित नहीं है, क्योंकि सल्फर का उपयोग औषधि बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद निर्माण में किया जाता है। सिंदूर बनाने में मुख्यतः पारा, सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी याद रखना, सिंदूर बनाने में मुख्यतः पारा का प्रयोग होता है, इसलिए सारे कथन सही हैं।
अमोनिया जो यौगिक है उससे रेयान बनाया जाता है, रेयान एक रेयान धागा है सिंथेसाइज। पोटेशियम ब्रोमाइड से फोटोग्राफी और पोटेशियम नाइट्रेट से बारूद और सल्फर से भी बारूद बनता है। और सिंदूर किसमें? पारा बनाने में। पारा बनाने से पारे में पारा यौगिक से सिंदूर बनाने का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कैरोलस कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस इज द राइट आंसर। कैरोलस लिनियस को आधुनिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट 74 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है? कौन सा सही सुमेलित है? उत्परिवर्तनवाद दिया था हीगो डे व्रीज ने, प्राकृतिक वर्णवाद दिया डार्विन ने, आनुवंशिकी दी ग्रेगर जॉन मेंडल। डी इज द राइट आंसर। यानी कि ये तीनों ही क्या है? मेंशन ही सही है। देखो 74 में इंग्लिश देख लो, कई बार इंग्लिश देख लिया करो। म्यूचुअली ये म्यूटेशनिज्म दिया हीगो डे व्रीज, म्यूचुअल सिलेक्शन दिया डार्विन ने और जेनेटिक्स दिया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑल आर करेक्ट। 75 पे आ जाओ। यहाँ 75 पे क्या है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों सोरोलॉजी। बी तो जिस पे उसको हटा दो, बाकी हटा दो। छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोरोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजार्ड, स्टडी ऑफ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। एक और कीटों का अध्ययन स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन स्टडी ऑफ चींटियां। कवकों का माइकोलॉजी। आंसर इज 2143। 2143 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? 76 की बात हो रही है। 76 रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजेन है। सही है। मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। गलत हो गया। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। रक्त में थक्का बनाने वाला अनिवार्य प्रोटीन है, ये प्रोटीन है दोस्तों फाइब्रोनोजेन। ठीक है, ये सत्य हो गया। जबकि मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण है लाल रक्त कण पाए जाते हैं, आरबीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, आरबीसीज पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन जिससे एंटीजन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहते हैं, एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन कहते हैं। तो ये एंटीजन से बनता है। ठीक है, इज द राइट आंसर। कथन और कारण। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। बात सही होगी और एक कथन कारण सही है, यानी कि कथन कारण का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट इंग्लिश में देख लो दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश वाले की। अब आ जाओ 78 में क्वेश्चन। विचार करना है आपको कथन कौन सा सही है। ठोस में श्यानता नहीं होती है, किसने कह दिया? हो सकता है नहीं होती हो, सही बात है। ठोस में श्यानता नहीं होती है, सही है। द्रवों में श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, यानी कि द्रवों में अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो श्यानता बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी। गैसों में श्यानता ताप घटने पर, ताप बढ़ने पर घटती है। यानी कि द्रवों में दोस्तों विस्कोसिटी यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो घट जाएगी। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक। ठोस में श्यानता नहीं होती है। देखो, द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के माध्यम से सापेक्ष गति का विरोध करता है, विस्कोसिटी कहलाती है। ताप बढ़ने पर दोस्तों द्रवों में श्यानता घटती है। ताप को बढ़ा दोगे तो द्रवों में क्या होगा? श्यानता घटेगी। यहाँ पे बढ़ रही है, घटेगी। वहीं गैसों की बात करें, ताप को बढ़ा दोगे, ताप बढ़ने पर गैसों में श्यानता क्या है? बढ़ती है। ताप अगर बढ़ा है तो गैसों में, ताप बढ़ने पर गैसों में श्यानता बढ़ती है। 78 का सी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? देखो, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। किसका? तारों का टिमटिमाना जो है अपवर्तन का उदाहरण है। किसका? अपवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, अपवर्तन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द्रव में अंशतः डूबी छड़ को सीधा दिखाई देना, ये भी रिफ्रैक्शन है। रेगिस्तान में मारिच का टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण है। पानी से भरे बर्तन में सिक्के का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना भी अपवर्तन रिफ्रैक्शन का कारण है। रेगिस्तान में मारिच का जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और स्थल की बात होती है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में, सही है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में है। उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान कहां पर है? ये आपका भोपाल में। और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहां है दोस्तों? ये राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान है देहरादून में, नई दिल्ली में नहीं, ये देहरादून में स्थित है दोस्तों। सो डी इज नॉट सही। नेक्स्ट बात करते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है?
थैलोफाइटा कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये स्पायरोगोरा से है, ब्रायोफाइटा मास और टेरिडोफाइटा फर्न से है। कौन सा सही है सुमेलित? डी, डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी की बात हो रही है, 81 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 82, कथन और कारण की बात हो रही है, कथन और कारण की। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा, चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। दोनों सही है, कथन कारण और एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि चांदी दोस्तों खुला छोड़ दिया जाए तो सल्फर के साथ अपक्रिया करके वो सिल्वर सल्फाइड इंपोर्टेंट है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिससे चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सोपिथेलमिया रोग है। एक्सोपिथेलमिया रोग क्या है? एक्सोपिथेलमिया रोग है दोस्तों, कौन सा रोग है एक्सोपिथेलमिया? ये रोग है आंख फूलकर नेत्र कोटकर से बाहर निकल आती है, आंख फूलकर नेत्र कोटकर से बाहर निकल आती है, ये होता है एक्सोपिथेलमिया। यह थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण ऐसा होता है। क्या होता है? एक्सोपिथेलमिया रोग का कारण बन जाता है। नेक्स्ट 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 84 का इनमें से कौन सा पूछा? असत्य। तीनों ही सत्य हैं, इसलिए कोई भी असत्य नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है। पीएच मूल्य की संख्या की बात करें, पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। पीएच मूल्य का उपयोग अल्कोहल, चीनी, कागज आदि उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट, एवरग्रीनिंग शब्द प्रयोग में आता है। एवरग्रीनिंग दोस्तों ये आता है पेटेंट के संदर्भ में, पेटेंट के संदर्भ में एवरग्रीनिंग शब्द का प्रयोग प्राय पेटेंट के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि ट्रिप्स प्रावधानों के अंतर्गत, जो ट्रिप्स सम्मेलन डब्ल्यूटीओ में हुआ था, ट्रिप्स प्रावधानों के अंतर्गत पेटेंट 20 वर्ष यानी कि 20 ईयर के लिए प्रदान किए जाते हैं, परंतु कंपनियां इसको किसी न किसी प्रकार से विलंब पैदा करके बढ़ाती रहती हैं, तो इसे कहते हैं, इस व्यवहार को एवरग्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश में देखना चाहो तो देख लो आप। नेक्स्ट क्या है 86 में, ठीक है, ट्रिप्स एवरग्रीन हो गया। एवरग्रीनिंग के बाद बात करते हैं नाउ नेक्स्ट 90, देखो देख सकते हो आप इन सबको। अब यहाँ जाओ, दंसिका यानी कि नेमाटोसाइट्स नहीं, ये टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, सॉरी 86 पे बात करते हैं। क्या है? टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी? देखो, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जीई होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जीई, उसके द्वारा बीज के कुछ गुणों को पृथक कर दिया जाता है, उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अलग कर दिया जाता है, सेपरेट, एवं उसके स्थान पर अन्य जीनों को, यानी कुछ अन्य टाइप के अदर्स जीन्स को इसमें इंक्लूड कर जाता है, समावेशित कर इच्छित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। ये होता है टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी। पुराने बीजों से बार बार फसल प्राप्त की जाती है, कह रहा असत कथन है दोस्तों। असत कथन कौन सा है? देखो, कथन एक सत्य है और बाकी का दूसरे वाला असत्य है, यानी कि केवल दो इज द राइट आंसर। इन बीजों को का एक ही बार की फसल की जाती है, यानी एक ही बार ही फसल ली जा सकती है इन बीजों से, बार बार नहीं। सो सेकंड वाला गलत हो गया, जो टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी है दोस्तों। ठीक है, वही ट्रेटर प्रौद्योगिकी आती है। ट्रेटर क्या होती है? ट्रेटर प्रौद्योगिकी टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी के अगले चरण की प्रौद्योगिकी है, यानी कि अगर इससे बात करें, टर्मिनेटर के आगे आती है एक ट्रेटर करके प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो अगले चरण की है। इन बीजों में समावेशित जीनों के सक्रिय करने के लिए रसायनों का छिड़काव किया जाता है। किसका? केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 87 पे। 87 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राय 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक तकनीकी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक तकनीकी कहते हैं। नेक्स्ट, इस तकनीक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रम से ऑक्सीकारक तथा ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। कह रहा है असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन पूछा दोस्तों, केवल 2 यानी कि बी वाला सत्य है। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है क्या है? ये काम नहीं करते, यानी कि 0 डिग्री जो होता है, 0 डिग्री से 150 डिग्री नीचे के तापमान को तो क्रायोजेनिक कहते हैं, क्रायोजेनिक टेक्निक कहते हैं। लेकिन इस तकनीक में हाइड्रोजन ईंधन के रूप में कार्य करता है, जब इसमें द्रव हाइड्रोजन गैस जो होती है, द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन गैस, वो 0 से 253 डिग्री
शून्य से 253 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर एवं द्रवित ऑक्सीजन जो होती है, इसमें द्रवित ऑक्सीजन उस गैस से शून्य से 183 डिग्री 183 डिग्री कम तापमान पर अलग अलग भरा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस तकनीक में हाइड्रोजन और क्रमशः अलग अलग भरे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन 88 क्या है। 88 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। देखो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलती है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है। प्रोड्यूसर गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके बनाते हैं। वहीं प्राकृतिक गैस को मीथेन और ईथेन का मिश्रण होती है दोस्तों। ठीक है, वहीं प्राकृतिक गैस में 83% मीथेन, ठीक है, और 16% के आसपास ईथेन का मिश्रण होता है। गॉट इट। और ये तीनों चीज सही है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दर यानी कि उनकी वेवलेंथ के रूप में व्यक्त करने में कौन सा एक विकल्प सही है। कौन सा एक विकल्प सही है दोस्तों। देखो सबसे पहले उनकी वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, एक्स किरण, उसके बाद पराबैंगनी फिर दृश्य प्रकाश, यानी कि सी इज द राइट आंसर। मैं टोटली बता देता हूँ कि इन किरणों का दोस्तों वेवलेंथ के हिसाब से, इनका रेडिएशन के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो किसका होता है। मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम की बात कर रहा हूँ दोस्तों। देखो सबसे पहले गामा, उसके बाद आ गया एक्सरे, गामा सबसे कम, फिर एक्सरे, ठीक है, एक्सरे के बाद आती है अल्ट्रावायलेट के बाद आती है विजुअल आ गई, विजुअल के बाद आती है विजुअल लाइट होगी, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद आती है माइक्रोवेव और उसके बाद रेडियो वेव्स। मतलब अगर बात करूं चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न विकिरणों का तरंगदैर्घ्य संदर्भ में आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे कम किसकी होगी वेवलेंथ, गामा, एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी रेडियो वेव्स की। गॉट इट। रेडियो वेव्स सबसे कम, सबसे ज्यादा होगी, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजुअल लाइट, क्योंकि रेडियो वेव्स को देखा होगा आप कम्युनिकेशन और सैटेलाइट्स के लिए रेडियो वेव्स ही यूज की जाते हैं, रेडियो वेव्स की यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 90 पे क्वेश्चन आ जाता हूँ। ये दंशिका नेमाटोसाइट्स पाया जाता है, यानी कि जो दंशिका है वो किस में पाए जाते हैं। ये दोस्तों सिलेंट्रेटा में, किसमें, सिलेंट्रेटा समूह में ये दंशिका नेमाटोसाइट्स की उपस्थिति सिलेंट्रेटा संघ के जंतु में एक विशेष लक्षण है। ये जीव अपने शिकार का पकड़ते हैं और अपनी सुरक्षा भी करते हैं, तो ये सिलेंट्रेटा पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। इनमें हिप्नोटॉक्सिन नामक एक, ये भी याद रखो, इनमें एक हिप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ भरा होता है, किसमें, इन दंशिका में, इन नेमाटोसाइट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है, पैरासाइट्स नहीं है दोस्तों। 91 की बात हो रही है, कौन नहीं है, समुद्री एनीमोन पैरासाइट्स नहीं है। फीताकर्मी, जोंक, मादा मच्छर, ये क्या है, सब पैरासाइट्स हैं। फीताकर्मी हो गया, जोंक हो गया, मच्छर क्या है, ये मादा मच्छर जो है परजीवी होते हैं, जबकि समुद्री एनीमोन क्या है, ये कॉमेंसल है, सहभोजी है, सहभोजी क्या है, ये सहभोजी है, जो हर्मिट क्रैब के साथ सहभोजी संबंध बनाता है। सहभोजी संबंध के अंतर्गत एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे को ना लाभ होता है ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो सहभोजी संबंध बनाता है ये किसके साथ, हर्मिट क्रैब के साथ, केकड़े के साथ। नेक्स्ट है 92 पे आते हैं। 92 पे मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य होता है, क्या होता है, भोजन के सोर्स की सूचना होती है जब वो डांसिंग करती हैं। वैज्ञानिकों ने हनी बी के बारे में पता लगाया कि वो नृत्य करती हैं, तो उसका माध्यम से वो संदेश पहुंचाते हैं कि भोजन मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, उसका सोर्स जो क्या है नजदीक है। राउंड डांस होता है, और वैगल डांस होते हैं, दो तरह के डांस कुछ होते हैं इनके। नेक्स्ट बात करते हैं 93। आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म की खोज की थी। आर्कियोपैट्रिक्स के जीवाश्मों की खोज किसने की दोस्तों, ये की थी एड्रियान वैगनर ने। आर्कियोपैट्रिक्स जुरासिक युग के पाल है, किसके, जुरासिक काल के हैं ये, उनके प्राचीन पक्षी हैं, उनकी खोज की थी। इसमें सरीसृप तथा पक्षी दोनों के लक्षण, यानी कि इनमें रेप्टाइल और जो पक्षी होते हैं बर्ड्स, उन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं इन आर्कियोपैट्रिक्स में दोस्तों। ठीक है, और एड्रियन वैगनर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं दालचीनी, यानी कि सिनामोमम, एक मिनट, सिनामोमम होता है, क्या होता है, सिनामोमम होता है दोस्तों ये पौधे की छाल से, यानी कि दालचीनी को पौधे की छाल से, दालचीनी लॉरेसी कुल का पौधा है। इसमें छाल जो है मसाले के रूप में, जो छाल है मसाले के रूप में, इसमें जो पौधे हैं मुख्यतः इंडिया है, चाइना,
साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किस एक में रखा जाता है? इसको कैरोसिन में रखते हैं। किसमें? कैरोसिन में। किसमें? सफेद फास्फोरस को दोस्तों, ये जल में अवेलेबल है, सॉरी ये सोडियम को रखते हैं कैरोसिन में। सफेद फास्फोरस को किस एक में रखा जाता है? तो सफेद फास्फोरस जल में अवेलेबल है, साधारण ताप पर या वायु में स्वतः जलने लगता है। इंपोर्टेंट है, साधारण सिंपल टेम्परेचर पर देखा जाए, जनरल टेम्परेचर पे, तो एयर के कांटेक्ट में आने के साथ ये स्वतः जलने लगता है, लेकिन इसको जल में रखा जाता है क्योंकि इसका जो जलन ताप है वो बहुत कम है। वायु में बचाने के लिए सफेद फास्फोरस को जल में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 96 पे बात करते हैं। 96 क्या है? स्फिंक्टर। स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? जो स्फिंक्टर है दोस्तों, वो ग्रास नली और आमाशय के बीच में, ग्रास नली एवं आमाशय के बीच में स्फिंक्टर कपाट आमाशय और छोटी आंत के बीच, पाइलोरिक कपाट तथा छोटी व बड़ी आंत के बीच इलियोसिकल कपाट पाए जाते हैं। दोस्तों क्या पाए जाते हैं? इलियोसिकल कपाट पाए जाते हैं। गॉट इट? 97 पे आ जाओ, 97 पे, ये देख लेना है इंग्लिश में भी, इफ यू वांट टू सी दैट देन देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, 97। छोटी आंत के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है? किस भाग में होता है? ये होता है क्षुद्रांत, इलियम में। यानी कि छोटी आंत के, स्मॉल इंटेस्टाइन के कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन क्षुद्रांत यानी कि इलियम में होता है, इलियम में दोस्तों। ठीक है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होती है, जो 3 भागों यानी कि गृहणी नंबर 1, नंबर 2 क्षुद्रांत जो जजनम होता है, नंबर 2, नंबर 3 क्षुद्रांत यानी कि इलियम होता है, उसमें विभाजित होता है। छोटी आंत का मुख्य कार्य है कि भोजन के पाचन को पूरा करके पोषक तत्वों को, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने में मदद करना। क्षुद्रांत जो है, इलियम जो है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। किसमें? क्षुद्रांत, इलियम में। नेक्स्ट बात करते हैं, 98 में मानव हृदय की भित्ति 3 परतों से मिलकर बनी होती है, उसके सबसे बाहरी, मध्य और सबसे भीतरी परत का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? ये होता है, सबसे बाहरी होती है एपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम और तीसरा सबसे भीतरी होता है एंडोकार्डियम। इज वेरी इंपोर्टेंट। हृदय की भित्ति की 3 परतें हैं, नंबर 1 एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। आंतरिक होता है एंडोकार्डियम, मध्य होता है मायोकार्डियम। इसकी पूरी चर्चा होगी दोस्तों। ठीक है, एपिकार्डियम बाहरी है, मायोकार्डियम क्या है? मध्य, और एंडोकार्डियम सबसे भीतरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मस्तिष्क के भाग और उसके कार्य की बात हो रही है, और ये इसके मैचिंग में मिलाना है। ठीक है, प्रमस्तिष्क दोस्तों ज्ञान चेतना, यानी कि ये 3 इज द राइट आंसर। प्रमस्तिष्क ज्ञान चेतना में विचार में सहायता करता है। किसमें? ज्ञान चेतना में विचार में सहायता करता है प्रमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है आपका, वो शरीर को संतुलित करता है, यानी कि 4 शरीर को संतुलन किसका है? अनुमस्तिष्क का काम है। थैलेमस जो है आपको दर्द का एहसास कराएगा, जो सी है 2, ये दर्द का एहसास कराएगा। और मेंडुला ऑब्लिगेंटा होता है श्वास, आपका रेस्पिरेशन है, हृदय गति और पाचन को नियंत्रित करता है। यानी 3, 4, 2, 1 इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट बात करते हैं, 100 पे आ जाओ, 100 पे। ये अंतःस्रावी ग्रंथि, उनके हार्मोन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, एंडोक्राइन है, ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। देखो, पैराथायरॉयड होता है, उसे कहते हैं पैराथायरॉयड। इससे क्या निकलता है? कैल्सीटोनिन। इज वेरी इंपोर्टेंट। पैराथायरॉयड से निकलता है दोस्तों कैल्सीटोनिन, यानी ए पर हो गया 4, तो ये एलिमेंट हो गया, डी इज द राइट आंसर हो गया। वैसे ही एलिमेंट हो गया, डी इज द राइट। पैराथायरॉयड से निकलता है कैल्सीटोनिन। पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि से निकलता है गोनेडोट्रोपिक। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? गोनेडोट्रोपिक। और पीनियल ग्रंथि से निकलता है दोस्तों मेलाटोनिन, जो सोने के काम आता है, आपको निद्रा के काम आता है, स्किन में भी होता है मेलाटोनिन, वो निकलता है पीनियल ग्लैंड से। अग्नाशय से निकलता है दोस्तों सोमेटोस्टैटिन। अग्नाशय की जो डेल्टा कोशिका है, उनसे निकलता है ये, कौन सा? डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है सोमेटोस्टैटिन। आंसर इज डी, आंसर इज डी। नेक्स्ट बात करते हैं 101 पे, कारण और कथन की और कारण की बात करिए। एंजाइना रोग एक हृदय संबंधी विकार है। एंजाइना रोग में हृदय में उपस्थित जो वाल्व है ठीक प्रकार से कार्य करने में असमर्थ होते हैं, जिससे रुधिर विपरीत दिशा में बहने लगता है। सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना है। देखो, कथन सही है कि एंजाइना रोग एक हृदय से संबंधी विकार है, और आर गलत हो गया, यानी कि आर गलत हो गया। एंजाइना रोग एक हृदय हार्ट से रिलेटेड है, जो भित्ति को सुचारू रूप से, जो भित्ति होती है, वॉल होती है, उसको सुचारू रूप से रुधिर प्राप्त नहीं होने के कारण होता है। रुधिर, उसको ब्लड प्रॉपर प्राप्त नहीं हो पाता है भित्ति को। जिसमें कपाटीय रोग में हृदय में उपस्थित वाल्व ठीक प्रकार से कार्य करने में असमर्थ होता है, जिससे रुधिर विपरीत दिशा में बहने लगता है दोस्तों। तो ये क्या है?
गलत हो गया, कारण गलत है और एसर्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक लाल दवा के नाम से जाना जाता है? लाल दवा के नाम से कौन सा जाना जाता है? 102 की बात कर रहे हैं हम। लाल दवा के नाम से जाना जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं KMnO4। KMnO4 एक बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने, ऊनी, रेशमी व सूती कपड़ों की व्यंजन और तेलों को रंगीन बनाने में भी किया जाता है। 103 की बात करते हैं। निम्नलिखित में किस एक का उपयोग यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में होता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसमें? नाभिकीय विखंडन में। न्यूक्लियर फिजन की बात हो रही है, विखंडन मतलब फिजन, न्यूक्लियर फिजन में होता है दोस्तों। किसका होता है? ये होता है भारी जल। D2O का उपयोग किया जाता है, यानी कि ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसका अणुभार होता है 20, जिसे बोलते हैं D2O। भारी जल का उपयोग यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की गति को मंद करते हैं, स्लो करते हैं। नेक्स्ट 104 पे आ जाते हैं। 104 पे आ जाते हैं। क्या है? प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच को बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है। बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है। इस कांच का रासायनिक चिरस्थायित्व होता है और तापीय इसका ताप जो है प्रघात प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। प्रयोगशाला उपकरण बनाने में पायरेक्स कांच का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 105 की बात करते हैं। यदि पानी 12 लीटर है तो वह जमने के बाद 105 का 12 लीटर से अधिक ठोस बर्फ में बदल जाएगा। 12 लीटर से अधिक ठोस बर्फ में बदल जाएगा, यानी कि सी। यदि पानी 12 लीटर है दोस्तों, जब ठोस रूप ग्रहण करते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, किंतु पानी के साथ ही स्थिति इसके विपरीत है। पानी जमने के बाद सिकुड़ने के बजाय फैल जाता है। अब देखना, उसका आयतन बढ़ जाता है, पानी फैल जाता है। यदि 12 लीटर पानी है तो जमने के बाद 12 लीटर से अधिक ठोस बर्फ में बदल जाता है। तो बर्फ जमने पर पानी का वॉल्यूम, आयतन बढ़ जाता है। क्या है? आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट 106 देख सकते हो, देखो इंग्लिश में भी। नेक्स्ट बात करते हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? उसका मान अधिक होता है दोस्तों, उसका मान अधिक होता है। यद्यपि अगर दोनों को 100 डिग्री सी पर अगर मान लिया जाए, क्योंकि 100 डिग्री सी जल की अपेक्षा 100 डिग्री सी भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होगा दोस्तों। किसका होगा? गुप्त ऊष्मा का, लेटेंट हीट का मान अधिक होगा। गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट। नेक्स्ट बात करते हैं। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसमें उत्पन्न किया जा सकता है विद्युत कृत्रिम मौसम दोस्तों, विद्युत या कृत्रिम मौसम या इंधनों से या पर्दे पर चित्र। तो साइटोट्रॉन से कृत्रिम मौसम, आपने पिक्चर में देखा होगा कि साइटोट्रॉन नाम का होता है, वो बारिश, आग, थंडर ये सब ला देता है। तो साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसमें कृत्रिम मौसम यानी कि आर्टिफिशियल वेदर प्रोड्यूस करने की ताकत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कणकीय वायु प्रदूषक है? कौन सा एक कणकीय वायु प्रदूषक है? 108 की बात हो रही है, ये है एरोसोल। एरोसोल हवा में लटकते हुए क्या है? वायु प्रदूषण है। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन आकार वाले कण होते हैं, 1 से लेकर 10 माइक्रोन आकार वाले कण होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये मीथेन गैसीय वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट बात करते हैं 109। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 109 की बात हो रही है, ये है जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिबाजोल एक सल्फा औषधि है। कौन सा सही है? दोनों सही है। सिबाजोल एक सल्फा औषधि है, दोनों सही है। जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स का उपयोग पोटेंशियल की खोज, सल्फा ड्रग पोटेंशियल की खोज वर्ष 1932 में, पहली जो सल्फा ड्रग थी उसका नाम था पोटेंशियल, उसकी खोज 1932 में की गई। सिबाजोल भी एक प्रकार की सल्फा औषधि है। नेक्स्ट बात करते हैं 1110 पे। नेक्स्ट बात करते हैं, साल हो गया 110। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मात्रा और ऐसा ही मात्रा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता होती है ओम मीटर। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता है क्यूरी दोस्तों। क्या है? क्यूरी है क्या? रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता प्रति इकाई समय में अपक्षय होने की वाली संख्या होती है। एसआई प्रणाली में बैक्रोल होती है। क्या बैक्रोल? ये गलत है। क्यूरी क्या है दोस्तों? क्यूरी इसका गैर एसआई मात्रक है। ये एसआई मात्रक की बात है, तो ये क्यूरी एसआई मात्रक नहीं है, ये गलत हो गया। बी इज द राइट आंसर। दाब पास्कल होता है, कार्य जूल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? निर्वात में संचरण नहीं कर सकती दोस्तों, यह ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंगों के माध्यम के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती है। नेक्स्ट
पारा के साधारण तापमान, पारे के साधारण तापमान की बात करें, साधारण तापमान की बात करें, पारे की तापमापी यंत्र में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है। पारे को साधारण तापमापी यंत्रों में इसलिए उपयोग में किया जाता है क्योंकि पारा जो है उच्च संचालन शक्ति रखता है। पारे का साधारण ताप यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है, उच्च संचालन शक्ति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। नोबल तेल, नोबल तेल होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है दोस्तों। नोबल तेल क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। दूसरा है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, ये जो फिनॉल होता है ये होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और गन कॉटन होता है नाइट्रो सेलुलोज। ये आ सकता है मिलाने के लिए, कौन सी सही है, तीनों ही सही है। गन कॉटन होता है नाइट्रो सेलुलोज, तीनों ही क्या है, ये नोबल तेल, पिक्रिक अम्ल और गन कॉटन या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोफिनॉल या ट्राई नाइट्रो सेलुलोज क्या है, ये दोस्तों एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक पदार्थ हैं, विस्फोटक पदार्थ हैं जिन्हें नोबल तेल, पिक्रिक अम्ल और गन कॉटन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन और कारण की बात हो रही है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 114 धूप के चश्मों में क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच में पराबैंगनी कणों का अवशोषण की क्षमता होती है, पराबैंगनी कणों की अवशोषण की क्षमता होती है। ए आर दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी बहुत बेहतरीन है इनका, क्रूक्स कांच ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसुलिन सूची 1 को 2 से मिलाना है। इंसुलिन में दोस्तों जस्ता पाया जाता है, क्या जस्ता, ए पर 4 सारे हटा दो, यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है, एंजाइम में प्रोटीन पाया जाता है, स्मृति क्षमता के लिए सेरिब्रम की नीड है, यूरिया संश्लेषण के लिए यकृत की जरूरत है। 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। इंग्लिश में देख लेना आप 116 वगैरह सारे क्वेश्चन पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवधारियों के समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को नियमन करता है। कौन सा है दोस्तों जो नियमन करता है, प्रोटीन। प्रोटीन जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो CHONSP के यौगिक होते हैं, ये नियमन करते हैं जीवधारियों की रासायनिक प्रक्रिया को। आंत के सबसे अंदर की परत बनी होती है, आंत इंटेस्टाइन की बात हो रही है, सबसे अंदर की परत को कहते हैं एपिथेलियम। क्या कहते हैं, एपिथेलियम। ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है, उत्सर्जी अंग होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एपिथेलियम दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रवण ग्रेफियन पुटका के थीका इंद्रिका द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इसे गर्भ हार्मोन भी कहते हैं, कौन सा सही है, 118 का 20 है, यानी केवल 2, इसे गर्भ हार्मोन कहते हैं दोस्तों। प्रोजेस्टेरोन है वो हार्मोन का श्रवण ग्रेफियन पुटका से नहीं, ये होता है ल्यूटियम, ल्यूटियम ल्यूटियम द्वारा किया जाता है, इसे गर्भ हार्मोन कहते हैं। सामान्यतः गर्भावस्था के लिए हार्मोन आवश्यक है, जबकि एस्ट्रोजन जो है मादा लिंगी हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है, वो मादा लिंगी हार्मोन होता है जिसका श्रावण इस ग्रेफियन पुटका से होता है। इंटरना द्वारा किया जाता है, इस हार्मोन द्वारा मादा के विभिन्न जननांगों का विकास होता है, किसके, एस्ट्रोजन और ग्रेफियन पुटका के द्वारा। सेकंड सही है। ध्वनि का महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारात्व से पिच है जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है भाई, आवृत्ति पर। आपको सबको पता है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है कि मोटी होगी कि पतली होगी। नेक्स्ट है स्पायरोमीटर मापा जाता है, स्पायरोमीटर से मापा जाता है क्या, श्वास का मापन। स्पायरोमीटर द्वारा श्वास का मापन किया जाता है। श्वास द्वारा प्रति मिनट लगभग 250, यानी कि श्वास द्वारा 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, जब 200 और 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड, 220 ml, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, 220 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और 250 ml ऑक्सीजन एक श्वास मापन में ले लेता है अंदर। तो एक किसको, ब्लड की बात हो रही है, 250 ml और 220 ml, यह स्पायरोमीटर से मापा जाता है श्वास, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट बात करते हैं 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। यह जर्कोनियम क्या है, जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 40 होता है। जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है वो रेडियो एक्टिव प्रदर्शित करते हैं। तो जर्कोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। ट्रांस वसा का उपयोग, वनस्पति वसा ट्रांस वसा होती है, वनस्पति वसा ट्रांस वसा होती है, गलत पूछ रहा है, बी इज द राइट आंसर। ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, ये बात सही है।
जबकि अच्छे एच डीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। ठीक है, प्राय पशु उत्पन्न वसा यानी कि तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। वनस्पति वसा में ट्रांस वसा होता है? नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। तो ये बी इज द राइट आंसर, यानी केवल 2। नेक्स्ट बात करते हैं 123 पे आ जाओ। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। यहाँ एक और हार्मोन आया था एथ्री करके, आया था एथ्रिल करके, आर में, जो पादप हार्मोन होता है एथ्री करके, तो एथिलीन का ही रूप है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने के लिए इसी हार्मोन का यूज करते हैं, एथिलीन का। नेक्स्ट बात करते हैं 124 क्या है? निम्नलिखित में लार ग्रंथियों में से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? ये आपकी पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जिनमें होती है पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, सबलिंगुअल ग्रंथि, ठीक है, उसके बाद होती है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। 3 होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर सब ग्रंथि होती है। ठीक है, जिनमें से पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, जो कि टाइलिन नामक एंजाइम का टाइलिन नामक एंजाइम का श्रावण करती है। टाइलिन नामक एंजाइम का ये पैरोटिड ग्रंथि श्रावण करती है। ठीक है, ठीक है। टाइलिन जो है क्या काम करता है? वो मंड को यानी कि स्टार्च को पाचन करने में, उसको डाइजेस्ट करने में, स्टार्च को मंड को पाचन करने में सहायक होता है टाइलिन। नेक्स्ट बात करते हैं 125। निम्नलिखित में से किसे झूठा सोना क्या कहते हैं? फॉल्स गोल्ड कहते हैं। ये आयरन पायराइट्स। देखो इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। रोल्ड गोल्ड आमतौर पर गुणवत्ता वाले टिकाऊ आभूषण की बात करता है, और ये किसको कहते हैं? ये आयरन पायराइट्स या खनिज पायराइट को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहता है। मूर्खों का सोना या झूठा सोना भी कहा जाता है आयरन पायराइट्स को। नेक्स्ट बात करते हैं 126 की। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? जो सेफ्टी एंड जो मेजरमेंट वाला टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों कितना? खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं। लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, ये पाया जाता है पसीने में। लाइसोजाइम पसीने में पाया जाता है। विषाणु नाशक एंजाइम पाया जाता है, विषाणु नाशक एंजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम विषाणु नाशक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये है एल्कलाइड्स उनके कार्य की बात होती है। एल्कलाइड्स उनके कार्य की बात होती है। क्या है? क्विनोन क्या है दोस्तों? ये क्विनोन जो है सिनकोना के पौधे की छाल से निकलता है और मलेरिया के रोग का उपचार करता है। तो 3 हो गया, जहां पर 3 है उसको हटा दो। तो मलेरिया का उपचार करता है क्विनोन और सिनकोना की छाल यानी पौधे की छाल से निकाला जाता है। वही रेसरपिन, ये राउल्फिया सर्पेंटिना, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। राउल्फिया सर्पेंटिना की जड़ से, रेसरपिन को जड़ से निकाला जाता है, प्राप्त किया था, जो अधिक रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने का काम करता है। यानी कि 3 और 4, यानी कि डी इज द राइट आंसर। थीन क्या होता है? थीन चाय की पत्तियों में से निकाला जाता है तथा उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। तो थीन उत्तेजक हो गया। मॉर्फिन दर्द निवारक, और मॉर्फिन को पोस्टे के बिना पके फलों से निकाला जाता है, और ये दर्द निवारक तथा नींद लाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है मॉर्फिन का। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं। अभी 129 ये सब देख लो आप। इंग्लिश वालों को देखने के लिए बोल रहा हूँ, देख लो। अब आते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। 129। क्लोरोफिल निम्नलिखित में से किस एक का मिश्रण है दोस्तों? क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम और प्रोटीन का। क्लोरोफिल क्या है दोस्तों? ये क्या है? एक वर्णक है, मैग्नीशियम प्रोटीन का मिश्रण है, और पत्तियों को हरा रंग, कैसा? हरा, ग्रीन रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है। मूली 130 की बात कर रहा हूँ। मूली में तीखापन, देखो इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे याद रखना। मूली में तीखापन आता है आइसोसाइनेट की वजह से। ए इज द राइट आंसर। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट की वजह से। दूसरा, तेज पत्ता में सुगंध आता है सिनेमिक एल्डिहाइड की वजह से, ये वाला सिनेमिक एल्डिहाइड की वजह से। बी पर 3 हो गया। आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन, यानी कि इसको कलर बदल देता हूं, सोलेनिन की वजह से आलू का हरा रंग। मिर्च में चरपराहट होती है कैप्सिसिन की वजह से। आंसर हो गया आपका 130 का आंसर हो गया बी। 1324 इज द राइट आंसर। 1324 इज द राइट आंसर। इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये मिस मत करना, इसको देख के जाना। नेक्स्ट बात करते हैं 131 पे दोस्तों। करंट के क्वेश्चन है कुछ, इनकी बात कर लेते हैं। फरवरी 2025 में मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर रहे, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेब में मोदी जी फ्रांस गए थे, आपको पता चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस यात्रा के दौरान
फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। यूपीएससी में आया क्वेश्चन है ये। इस यात्रा के दौरान फ्रांस के लियोन शहर में महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया। यही मात खा गया इंडिया। फरवरी 2025 में ऐसा हुआ था, लेकिन फ्रांस के मार्सिले शहर वहां पर महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने मिलकर किया है। इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही, यानी ए इज द राइट आंसर। और याद रखना, मोदी जी फरवरी में कहां गए थे? फ्रांस की यात्रा पर। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में निम्नलिखित लैटिन अमेरिकी देशों में से किस एक ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया? किसने फैसला किया? पनामा ने फैसला किया, जो चीन के बीआरआई से हटने का फैसला किया, और यह देश चीन के बीआरआई से हटने वाला लैटिन अमेरिकी देश बन गया, पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं 133 पे आ जाओ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा। फेब 2025 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। क्या है? इस सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। बात सही है। इस सूचकांक में भारत 126वें स्थान प्राप्त हुआ है। भाई, भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा 126वां स्थान प्राप्त नहीं हुआ, 128वां, यही इंडिया मात खा गया। 128वां स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा गलत हो गया। दूसरा गलत, सब गलत, यानी कि 1 और 3। इस सूचकांक में सबसे निचला स्तर उत्तर कोरिया को रखा गया है। 126वां किसमें? हैप्पी इंडेक्स में है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128वां स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं। फरवरी 2025 में यूएनईपी द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया। किसके द्वारा? जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम दोस्तों। इस सूचकांक में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? 6th स्थान प्राप्त हुआ इंडिया को। ये सही है, जो कि जर्मन वॉच द्वारा, ये जलवायु क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जर्मन वॉच जारी करता है, यूएनपी नहीं करता, तो पहला गलत हो गया। इसको जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 135। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के संबंध में यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा की सबसी केबल प्रणाली परियोजना है। बात सही है। नेक्स्ट है, केबल परियोजना 2030 तक शुरू होने की संभावना है। ये बात भी हो गई सही। यह परियोजना भारत सहित कुल 4 महाद्वीपों को जोड़ेगी, या इंडिया मत खाने की जरूरत है। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ दोस्तों, अमेरिका, भारत यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सहित 5 महाद्वीपों को जोड़ेगी। 4 नहीं, इंपोर्टेंट है, 5 महाद्वीप को जोड़ेगा, 5 महाद्वीपों को जोड़ेगा ये प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। तो तीसरा गलत हो गया, यानी कि 1 और 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में देखने वाले देख सकते हो। नेक्स्ट, पॉज करके। गुजरात राज्य सरकार ने एन प्राउड यानी कि न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स नामक भारत की पहली सरकार प्रेरित पहल शुरू की दोस्तों। किसने? गुजरात सरकार ने। यह पहल समाप्त हो चुकी अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित संग्रहण व निपटान पर केंद्रित है। ये बात सही है, लेकिन ये गुजरात सरकार ने नहीं की दोस्तों। एन प्राउड स्कीम को लाया है केरल। ये केरल सरकार के द्वारा लागू की है। केरल सरकार द्वारा एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स का उपयोग किया जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 137। क्या है? फेब 2025 में चर्चित गोल्ड कार्ड वीजा दोस्तों, उसके संबंध में फरवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वीजा योजना की घोषणा की गई दोस्तों। नेक्स्ट, पर्यावरण में लगातार 10 वर्षों का योगदान देने वाले व्यक्तियों को वीजा अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान किया गया। निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन चुनना है दोस्तों। देखो, केवल एक सही है। गोल्ड वीजा, वो जो गोल्ड कार्ड वीजा है, उसका संबंध सिर्फ ये है कि $5 मिलियन यानी कि 43 करोड़ रुपए के बदले अमेरिकी नागरिकता का प्रावधान है इस योजना में, गोल्ड कार्ड वीजा में। दूसरा वाला तो गोल्डन कार्ड वीजा है, जो यूएई के लिए है, जब तक 10 वर्ष के लिए आपने काम किया, वो यूएई के द्वारा। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में गठित वीके पाल समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित विचार करना है। यह समिति एम्स के आधुनिकीकरण से संबंधित है। इसका गठन नीति आयोग द्वारा किया गया है। असत्य कथन चुना है, डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही असत्य है। फरवरी 2025 में गठित वीके पॉल समिति के संबंध में दोनों कथन हमारे सत्य हैं, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा गठित की गई और एम्स के आधुनिकीकरण के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बैठक और सम्मेलन बेमेल। पूछ रहा है कि बेमेल कौन सा है आपका, इनमें से मेल नहीं है। देखो, अखिल भारतीय राज्य, देखो इंपोर्टेंट है, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 हुआ उदयपुर में। सही है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 ओमान मस्कट में हुआ।
नौवां एशिया आर्थिक वार्ता 2025 पुणे में हुआ। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक अबू धाबी में नहीं हुई, ये जोहान्सबर्ग में हुई, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बाद G20 की मेजबानी थी तो कहाँ हुई? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में हुई दोस्तों, जो कि साउथ अफ्रीका का एक सिटी है। तो डी इज नॉट राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 140। सूची 1 और 2 को मिलाना है। देखो जो काश पटेल हैं, व्यक्ति और नियुक्ति की बात हो रही है। काश पटेल ये निदेशक हैं FBI के, इंपोर्टेंट है दोस्तों। ए पर 4 है, बाकी के एलिमिनेट कर दो। शक्तिकांत दास ये है राष्ट्रीय, नहीं, शक्तिकांत दास को प्रधान सचिव 2 PM बनाया गया है। नेक्स्ट है तुलसी गैबार्ड, ये राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एजेंसी USA DNI के हेड बनाई गई है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको कौन है? राष्ट्रपति हैं बेलारूस के, राष्ट्रपति हैं बेलारूस के। 140 का ए राइट आंसर। 4123। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन फरवरी में लगा, इंपोर्टेंट है याद रखना। राष्ट्रपति शासन मणिपुर में फरवरी में लगाया गया। आधिकारिक सूचना जारी की गई किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए? सूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दोस्तों। यह आपका आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 में ये लागू किया गया। आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है, जो मणिपुर में संवैधानिक तंत्र को कमजोर या असफल होने के कारण लगाया जाता है। आर्टिकल 356। 142 की बात करते हैं। फरवरी 2025 में चर्चित सूडान वायरस रोग के संबंध में कौन से कथन सही है? WHO ने दोस्तों अफ्रीकी देश सूडान को इस वायरस प्रकोप की पुष्टि में जारी किया। यह रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता है। कौन सा सही है? केवल 2 दोस्तों। क्योंकि WHO द्वारा फरवरी 2025 में सूडान वायरस रोग की पुष्टि सूडान में नहीं, युगांडा में की गई थी। युगांडा में, यहाँ कथन गलत हो गया, एक गलत है, दूसरा सही है। और ये रक्तस्रावी है। कैसा है? रक्तस्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 इंग्लिश में देख लेना आप एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में मनाए जाने वाले क्रम में व्यवस्थित पहले के बाद से ये जाने वाले दिवसों की बात हो रही है, जो फेम है। देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों सबको पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना, इनको लिख लो। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, आद्य भूमि दिवस सबको पता होगा 2 फरवरी को, ठीक है। आंसर इज सी 4231। पहले 4 2 फरवरी, उसके बाद 2 विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, उसके बाद 3 विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है यूपीपीसीएस। डोकरा कलाकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों यह छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध धातु ढलाई परंपरा से जुड़ी है। डोकरा छत्तीसगढ़, इंपोर्टेंट है, ठीक है। फरवरी 2025 में फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह कलाकृति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भेंट की गई। दोस्तों कौन सा सही है? दोनों सही है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट बात करते हैं 145। फेब 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा एम्स में नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है? सजनम, इंपोर्टेंट है। सजनम का उद्घाटन जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। यह पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल रेसिड्यू है, अपशिष्ट उपचार प्रबंध है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 146 में। फरवरी 2025 में भारतीय महिला पर्यावरणविद डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम पद का द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। फेब 2025 की न्यूज है गाइस, याद रखना। कौन सा कथन सही है? इस सूची में शामिल वे एकमात्र भारतीय महिला हैं। इन्हें वर्ष 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे करंट में। यह पूर्वोत्तर भारत में पांडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बात गलत होगी दोस्तों। जो पूर्णिमा देवी वर्मन है, ये विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिला है इनको। असम की रहने वाली हैं। और दोस्तों ये जो हरगिला पक्षी है, उसके लुप्त प्राय स्थानीय हरगिला पक्षी की रक्षा में असाधारण प्रयासों के लिए जानी जाती हैं पूर्णिमा देवी वर्मन। तो तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147। काफी नजदीक हैं आप लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों, जो आप नहीं कर रहे हैं प्लीज, क्योंकि आपके लिए हम इंपोर्टेंट कंटेंट बना रहे हैं, ये आपके लिए फायदा होने वाला है। नेक्स्ट, मत्स्य 6000 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। यह डीप ओशन मिशन के तहत मानव पनडुब्बी है, विकसित मानव पनडुब्बी है। दूसरा, इसका विकास DRDO द्वारा रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। दोस्तों ये बात गलत होगी, क्योंकि पहला सही है। जो मत्स्य 6000 है, यह डीप ओशन मिशन के तहत एक विकसित मानव पनडुब्बी है। इसका विकास पृथ्वी विज्ञान यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इसे बोलते हैं
NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया, उनके सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। फरवरी 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच हेतु 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये प्रवर समिति की बात हो रही है दोस्तों, ये है बैजंत पांडा। लोकसभा स्पीकर ने बैजंत पांडा है जो सेलेक्ट किया एग्जामिन करने के लिए इनकम टैक्स बिल। कौन सी कमेटी है ये कमेटी है, कौन सी कमेटी है, स्ट्रेंथन करने के लिए लॉ रिलेटेड कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी टू एग्जामिन द ओम बिरला। कौन सी कमेटी है, बैजंत पांडा के द्वारा, प्रवर समिति, ठीक है। 31 लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड है। 149 फरवरी 2025 में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने के लिए उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा मैजराना फर्स्ट नामक एक चिप बनाएगी दोस्तों, ये बनाएगी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग में रेवोल्यूशन लाने के लिए मैजराना फर्स्ट चिप बनाई। लास्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज का दोस्तों क्या है, फरवरी 2025 में विश्व का अग्रणी जैविक व्यापार मेला यानी बायोफेस्ट बोलते हैं 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, न्यूरेमबर्ग जर्मनी में। फरवरी 2025 में विश्व का अग्रणी मेला जैविक व्यापार मेला, इसको बोलते हैं वर्ल्ड्स लीडिंग ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर 2025 का ऑर्गेनाइजेशन कहां पर, न्यूरेमबर्ग जर्मनी में किया गया दोस्तों। कहां पर, न्यूरेमबर्ग जर्मनी में। ये 150 क्वेश्चन थे दोस्तों, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जो आप नहीं कर रहे हैं। ऐसे बेहतरीन कंटेंट हम बना रहे हैं आपको दोस्तों, वो बनाते रहेंगे। ये टेस्ट आपके लिए, आपके मूल्यांकन के लिए बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में दोस्तों अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो समझो आप दूसरों से 2 कदम पीछे हैं, क्योंकि आपका मूल्यांकन होना बाकी है। पढ़ना ही जरूरी नहीं है, रीडिंग करना ही जरूरी नहीं है, टेस्ट लगाना भी उतना ही जरूरी है दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, टेस्ट देखते रहिए, बराबर मल्टीपल टाइम से उनको रिवाइज कीजिए और नोट्स में अपने नोट डाउन कर लीजिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जहां टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उन टॉपिक्स को बार बार जाकर रिवाइज कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।